आज की वीडियो लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट हिल एंड रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ ओनली 25 मीटर ऑन द सेकंड हिल. What it shows to a momentary stop. It traveled a total distance of 400 meter, determined the thermal energy produced and estimate the average friction force on the car whose mass is 1000 kg. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना होगा। रोलर कोस्टर कार क्या होता है? पार्क में आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन जैसा एक कार होता है जिसके लिए एक रेलवे ट्रैक भी बनाया हुआ होता है, जिसमें अक्सर बच्चे बैठकर वो रोलर कोस्टर कार जो कि ट्रेन जैसा होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है। तो स्टेटमेंट को मजीद समझने के लिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ एक फिगर बनाया है, तो इससे हम मजीद स्टेटमेंट की समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट कि हमारे पास दो हिल है यानी दो पहाड़ है। एक पहाड़ को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है और दूसरे पहाड़ को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। एक पहाड़ की जो वर्टिकल हाइट है जिसको मैंने h1 से रिप्रेजेंट किया है वो है 40 मीटर। दूसरे पहाड़ की जो वर्टिकल हाइट है जिसको मैंने h2 से रिप्रेजेंट किया है और वो है 25 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि लेट सपोज वो जो कार है वो यहां से यहां तक जा रहा है, दूसरे हिल की तरफ जा रहा है और इस दौरान उसने टोटल 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। तो यहां से यहां तक जाने में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये रोलर कोस्टर कार रेलवे ट्रैक पर जाता है यहां से यहां तक, तो उस ट्रैक, उस पाथ और कार के बिटवीन एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। हमने उस फ्रिक्शन फोर्स को भी निकालना है और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमने उस थर्मल एनर्जी को भी निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल के हमारे पास दो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? h1, यानी पहले हिल की जो हाइट है वो है 40 मीटर, दूसरे का जो हाइट है वो है 25 मीटर और कार का जो मास है वो हमारे पास 1000 kg है। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है तो वो है 400 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है? थर्मल एनर्जी, जिसको मैंने WTH से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स, यानी हमने फ्रिक्शन फोर्स को भी निकालना है। इसके बाद एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि जब भी हम थर्मल एनर्जी को इस न्यूमेरिकल में निकालते हैं तो इसके लिए ये चीज समझना इंतहाई जरूरी है कि जब वो कार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इस दौरान अगर हमने थर्मल एनर्जी को निकालना हो तो याद रखना वो जो थर्मल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी इस पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी उस कार की थी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इस पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी उस कार के पास रह चुकी है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस हमारे पास क्या होगी? वो थर्मल एनर्जी के बराबर होगी। जैसा कि मैंने लिखा है कि वी नो दैट, हमें मालूम है जो थर्मल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी 1 यानी इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2 यानी इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले का हमें पता है mgh के बराबर होता है। तो हाइट 1 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh1 हो जाएगी, माइनस दूसरे पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मास तो वही होगा, जी की वैल्यू वही होगी, लेकिन उसकी जो हाइट है उस पहाड़ की वो h2 है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर आ जाएगी mgh2 के। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें m और g सेम है। हमने इन दोनों से mg को कॉमन निकालना होगा तो हमारे पास रह जाएगा h1 माइनस h2। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। m की जगह पर मास की वैल्यू, g की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, h1 की जगह पर h1 की जो हाइट है और h2 की जगह पर h2 की जो हाइट है, इन दोनों को माइनस करके आपस में फिर तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो थर्मल एनर्जी हमें मिलेगी वो बराबर आ जाएगी 147,000 जूल। यानी ये हमारे पास थर्मल एनर्जी आ चुकी है।
यहां से यहां तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है वो इसके बराबर होगी। अब इसके बाद जाते हैं इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, यानी हमने फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है। तो जाहिर बात है अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो चुकी होगी, थर्मल एनर्जी। यानी वर्क डन का जो फार्मूला होगा वो बराबर होगा W इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सा वर्क होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमने फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है। और साथ में ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, यहाँ पर थर्मल एनर्जी में। तो इस इक्वेशन की मदद से हम फ्रिक्शन फोर्स को निकालते हैं। हमने चूंकि मैग्नीट्यूड को निकालना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर cos थीटा को नहीं लिखा है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल आ रहा है तो वो 180 है, यानी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो -1 की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, यानी हमने अगर फ्रिक्शन फोर्स को निकालना हो तो बोथ साइड हम इस पर डिवाइड करेंगे। जब मैंने इस पर डिवाइड कर दिया और इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स या थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो जो थर्मल एनर्जी की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट की है हमने, साथ में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है जो कि 400 मीटर है उसकी वैल्यू हमने पुट की। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक दूसरे पर डिवाइड करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 368 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप लोगों ने इस फिगर को समझना होगा, फिर ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान होंगे।